Hello students, today we are discussing our unit number 9, financial management, financial decisions and financial planning. फाइनेंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। हमारा यहाँ पर मतलब जो इस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव है वो स्टूडेंट्स के साथ फाइनेंस की स्टडीज़ को एक्सप्लेनेशन देना है, एक्सप्लेन करना है। हमें क्या पता है कि किसी भी बिजनेस में फाइनेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट होती है। विदाउट फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया जा सकता। फाइनेंस ही हमारे बिजनेस का क्या होता है, लाइफ ब्लड होता है। फाइनेंस के मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमारा मतलब है फाइनेंस की मैनेजमेंट करना। स्टूडेंट्स देखो क्या होता है फाइनेंस से रिलेटेड, मोस्टली फाइनेंस पहले कलेक्ट होता है, एलोकेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड देन डिविडेंड पे आउट होता है। होता क्या, देखो सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए, बिजनेस में कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। फिर हम उस फाइनेंस को कलेक्ट करेंगे। अगर हमें थोड़े से ही पैसे चाहिए तो हम अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर से, इनसे ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो हमें काफ़ी अमाउंट्स में क्या होता है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब कुछ हम इशू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन होता है वो प्रोक्योरमेंट से, एंड देन अब वो पैसा कलेक्ट हो गया, फंड्स कलेक्ट हुए, अब उस फंड्स का हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन। और यूटिलाइजेशन कहाँ पे करते हैं हम फंड्स का, एसेट्स की परचेजिंग में। हम उससे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह बाय करते हैं बिजनेस के लिए, मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, जो भी कुछ हमें चाहिए। कुछ एसेट्स, करंट एसेट्स भी हम बाय कर लेते हैं फिक्स सोर्स ऑफ फाइनेंस से, ठीक है। तो वो सब कुछ क्या होता है, एलोकेशन ऑफ फाइनेंस। आफ्टर डेट हमारा बिजनेस कंटिन्यू होता है, हम कुछ इनकम अर्न करते हैं और फिर उस इनकम का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फाइनेंस के इन सभी मैटर्स से रिलेटेड है कि उन मैटर्स को, मतलब जो हमारे फाइनेंस की प्रोक्योरमेंट है, एलोकेशन ऑफ फंड्स है और जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड वगैरह है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है, हम उसको कितना एफिशिएंटली कर सकें, वो सब की स्टडी हम कहाँ करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी, मैनेजमेंट का वो पार्ट जो किससे कनेक्टेड है, कंसर्न्ड है, प्लानिंग करने से और कंट्रोलिंग करने से। किसकी कंट्रोलिंग और प्लानिंग करने से, फाइनेंशियल अफेयर्स की, कि कितनी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी और फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करना एंड देन कंट्रोल करना कि जो हमने डिसीजंस लिए थे क्या वो सही थे। अगर उनमें कहीं पे भी मतलब हमें लगता है कि फॉल्ट रहा तो उस फॉल्ट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग फाइनेंस रिलेटेड कर सकते हैं हम, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यहाँ हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से मतलब क्या स्टूडेंट्स, देखो कि फाइनेंस मैनेजर क्या चाहता है कि उसके कंपनी की वेल्थ बढ़े। कंपनी की वेल्थ बढ़ने से मतलब क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, हम लोग, आप लोग भी इतना स्टडी कर चुके हैं कि बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हमारी कैपिटल होती है। अगर हम जितनी ज़्यादा हमारी कैपिटल इंक्रीज करती है तो इट मीन्स कि एसेट्स का बहुत सारा पार्ट हमने खुद के सोर्स ऑफ फंड से क्या किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से हमारा मतलब भी किससे है, जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में उसको क्या करना, इंक्रीज करना। और कैपिटल किसकी इन्वेस्टेड है, शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टेड है, जो हमने शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट की है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से हमारा मतलब क्या है कि शेयर होल्डर की करंट वेल्थ कैसे पता लगती है कंपनी में, कि उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है और उनका क्या मार्केट प्राइस है। तो अब शेयर होल्डर की अगर वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारे कांस्टेंट ही रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज नहीं कर सकते हम, तो हम किसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, मार्केट प्राइस को। और मार्केट प्राइस किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का कब इंक्रीज होता है, जब वो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपकी प्लानिंग फाइनेंस की काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता जब तक आप उस प्लानिंग पे एक्ट नहीं करते। आपकी जो प्लानिंग आपने की है फाइनेंस की, उसके ऊपर एक्ट भी आपने काफ़ी अच्छे से किया हुआ होना चाहिए।
तो आपको एक एग्जांपल में भी बता रहे हैं, लेट अस सपोज कि किसी पर्सन के पास 100 शेयर्स है कंपनी XYZ के, और रेट क्या उसकी 100, तो उसकी वेल्थ क्या होगी कंपनी में 10,000, 100 into 100। अगर उसका शेयर्स का प्राइस 100 से 120 हमारा इंक्रीज हो जाता है तो हमारी कंपनी में वेल्थ कितनी हो जाएगी अब 100 into 120, 12,000 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो, शेयर होल्डर की करंट वेल्थ कंपनी में इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर हमारा वही प्राइस 120 से कितना चला जाता है 80, तो अब शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी हो जाएगी 100 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई 80, 8,000 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी शेयर होल्डर्स की करंट वेल्थ कंपनी में डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि जो शेयर होल्डर्स की करंट वेल्थ मतलब मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो इंक्रीज करे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 3 टाइप्स के हम जो मेनली फाइनेंस में डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, ये क्या लेने चाहिए, ऑप्टिमम लेने चाहिए। ऑप्टिमम इन द सेंस कि ये हमें काफ़ी एनालिसिस करने के बाद, इवैल्यूएशन करने के बाद काफ़ी अच्छे से सोच समझ कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं फिनेंशियल डिसीजंस की। तो ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं कि जो आपने कैपिटल कलेक्ट की बाय डिफरेंट सोर्सेज से फाइनेंस के, चाहे आपने वो शेयर से कलेक्ट की, शेयर्स का इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके कलेक्ट की, तो अब हमें क्या करनी है उस कैपिटल की इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं हम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होते हैं, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारी करंट एसेट से रिलेटेड होते हैं। तो देखो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या डिसीजंस लेते हैं कि अगर हमें कोई मशीन परचेज करनी है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। A मशीन लेनी है, B मशीन लेनी है, C मशीन लेनी है। तो आप वहाँ पे क्या करो, डिफरेंट जो आपको अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उन सबका कंपैरिजन करके आप उसमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट करो। तो वो क्या होगा, आपका ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, हमारी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड होते हैं। और इन डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो वर्किंग कैपिटल होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ग्रोस एंड नेट। जो हमारी ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है वो किसके इक्वल होती है, हमारी करंट एसेट्स के इक्वल होती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारी क्या गिवन होती है हमें, नेट वर्किंग कैपिटल। जो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल होती है वो होती है हमारे पास करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को आपको मैनेजमेंट कैसे करनी होती है कि आपके पास हर टाइम पे जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो सफिशिएंट अवेलेबल हो। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी वर्किंग कैपिटल आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल उससे कम अवेलेबल है या उससे ज़्यादा अवेलेबल है तो भी वो आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो आपको जो डिसीजंस लेने इन्वेस्टमेंट के वो ऑप्टिमम होने चाहिए। उसके बाद देखो स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर्किंग कैपिटल का एफिशिएंट होना मतलब सफिशिएंट होना क्यों जरूरी है। तो देखो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट एसेट्स वगैरह। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। करंट एसेट्स में क्या आ गया, कैश, स्टॉक, डेटर्स, यही सब चीज़ें आती हैं। तो हम कैश को मेंटेन करके रखते हैं बिजनेस में। अगर हमारा कैश जितनी हमें नेसेसिटी है उससे ज़्यादा हमने मेंटेन किया हुआ है तो जो एक्सेस कैश है वो हमारा आइडियल वन है, मतलब बेकार ही जाएगा। उसको पड़े पड़े अपने आप तो ये है नहीं कि हमने 2,000 के नोट रख दिए और हमने 2 लाख रुपए रख दिए और कल सुबह देखेंगे तो 2,10,000 हो जाएंगे। अपने आप तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो 2 लाख का आपने आइडियल कैश रखा, इट्स बेटर कि आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देते। तो आपको एटलीस्ट अगर आप बैंक डिपॉजिट भी करते हो तो वहाँ पे आप एटलीस्ट इंटरेस्ट तो ऑन करते हो जो बिल्कुल रिस्क फ्री है, उसमें फेलियर का भी बहुत कम रिस्क है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट भी आपके लिए नेसेसरी है।
और अगर हमने उस लेवल से कम मेंटेन की हुई है तो इट मीन्स कैश की हम टाइम से पेमेंट नहीं कर पाएंगे हमारे क्रेडिटर्स वगैरह को, जो भी कुछ करना है। बहुत बार हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है कि हम अगर फुल पेमेंट उसी टाइम कैश में करते हैं तो हमें काफ़ी बड़े डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, तो हम वो वाली पेमेंट्स भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें डिस्काउंट जो मिलता है उसका भी लॉस हो गया कि हम डिस्काउंट रिसीव नहीं कर पाए। और दूसरा क्या हुआ कि हमारी रेपुटेशन भी मार्केट में डाउन चलेगी कि ये कंपनी अपने डेट्स की पेमेंट टाइम से नहीं करती। सेम वे में स्टॉक डेटर्स, अगर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो आपका स्टॉक में भी पाइल अप होता जा रहा है, इतना सारा इकट्ठा होता जा रहा है और कभी ना कभी वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, ऑब्सलीट हो जाएगा। और अगर आप स्टॉक जितनी नेसेसिटी है उससे कम ही रख रहे हो अपने पास तो आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे, आप सेल वगैरह टाइम से नहीं कर पाओगे, उसमें इरेगुलर हो जाओगे। तो आपके लिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल एज वेल एज फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है ये आपको कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो से मतलब क्या है कि कैश के आउटफ्लोज और कैश के इनफ्लोज। आउटफ्लो से हमारा मतलब है जब भी हम कभी कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसके लिए हम पेमेंट करते हैं तो कैश आउटफ्लोज होते हैं। और उसके बाद वो एसेट हमारे बिजनेस में इनकम अर्न करती है, मतलब हम उस एसेट का यूज़ करके इनकम अर्न करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लोज। तो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने के लिए पहले उसके कैश आउटफ्लोज एंड कैश इनफ्लोज को कंपेयर करना चाहिए एंड देन ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, एक आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होती है जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप कोई भी एसेट बाय कर रहे हो तो कितनी रेट ऑफ रिटर्न एटलीस्ट वो एसेट आपको प्रोवाइड करे। और एक होती है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो वो एसेट आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आप दोनों में कंपैरिजन करते हो, अगर आपकी एक्सपेक्टेड ज़्यादा है और एक्चुअल कम है तो डिसीजन आप क्या लोगे, नो, इन वो एसेट आपके लिए यूजफुल नहीं है। और अगर आपकी एक्सपेक्टेड कम है लेकिन एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आ रही है तो आप क्या लोगे डिसीजन, मतलब यस करोगे कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए यूजफुल है। उसके बाद क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व का मतलब क्या है कि हम बहुत बार बहुत सारे क्राइटेरिया भी डिसाइड करके रखते हैं कि इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, वेरियस इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करेंगे। उसी में एक आपके पास आता है जैसे पे बैक टाइम पीरियड वाला। ये क्या कहते हैं कि आप ये देखिए कि कैश का जो आप आउटफ्लो करते हैं स्टार्टिंग में जब आप एसेट को बाय करते हैं तो उस टाइम पे जो आप आउटफ्लो करते हैं वो आपका कितना जल्दी रिकवर हो जाता है। जैसे मान लो मैंने 2 एसेट्स परचेज की, एक में मुझे 2 लाख रुपीज़ आउटफ्लो करना पड़ा, सेकेंड वन में 3 लाख। और जो रिटर्न्स है पहले वाले से मुझे 50,000 पर ईयर रिटर्न मिल रही है तो इट मीन्स 4 ईयर्स में मेरे 2 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर सेकेंड वाली में 3 लाख मेरी आउटफ्लो हो रहा है लेकिन उसमें लेट अस सपोज कि मैंने रिटर्न क्या देखी कि 1 लाख पर ईयर मुझे रिटर्न मिल रही है तो वो तो 3 ईयर्स में ही कंप्लीट हो जाएगी उसकी मनी जो है मेरे पास। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे कि कौन सा, जितना कम टाइम पीरियड आपको होगा उतने वो वाली मशीन्स के ऊपर आप क्या करोगे, ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि जितनी जल्दी आपकी रिकवरी हो सकती है उतनी जल्दी आप रिकवरी कॉस्ट की करते हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि दोनों की मैनेजमेंट आपके लिए ज़रूरी है कि वो सफिशिएंट होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो भी आपके लिए क्या है, वेस्ट हो गई वो, और अगर कम है तो भी आपको क्या हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे रिलेटेड होते हैं प्रोक्योरमेंट से कि हमें जितना फाइनेंस चाहिए वो हमें किस किस सोर्स से मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मेनली जो सोर्सेज होते हैं वो शेयर्स एंड डेट कैपिटल होती है और शेयर्स में इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो आप क्या करते हो, उन सभी जो हमारे पास सोर्सेज हैं फंड्स के उनका आप कंपैरिजन करते हो, इवैल्यूएशन करते हो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि किस वे से आपको क्या करनी चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल प्रोक्योर करने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या डिसाइड करते हैं, कंपोजिशन क्या रहेगी, हमारी जो टोटल कैपिटल है उसकी कंपोजिशन की कितनी कैपिटल हम कहाँ से, इक्विटी से उठाएंगे, कितनी कैपिटल हम डेट से लेंगे, कितनी कैपिटल हम प्रेफरेंस शेयर से लेंगे और कितनी कैपिटल हम लोन्स वगैरह से लेंगे। तो अब हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कॉस्ट।
तो कॉस्ट के बेसिस पे हम कौन सी कैपिटल सोर्स उठाना पसंद करेंगे, वही वाला जिसकी कॉस्ट क्या आती हो, कम। तो कॉस्ट होती क्या, सबसे पहले देखो जो रेट ऑफ डिविडेंड हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे, हमें पता है फिक्स्ड होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड, तो वो क्या हो जाती है उनकी कॉस्ट। डिबेंचर होल्डर्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो क्या है उसकी, डिबेंचर्स की कॉस्ट। और इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है, जो इक्विटी एक्सपेक्ट करती है कंपनी से, और इक्विटी क्या एक्सपेक्ट करती है, हायर प्रॉफिट्स, क्योंकि इक्विटी क्या करती है, डेट की पेमेंट होने के बाद, प्रेफरेंस की पेमेंट होने के बाद लास्ट राइट रखती है, तो वो लास्ट राइट में क्या एज्यूम करती है कि उसको हायर प्रॉफिट्स मिलने चाहिए। तो इस वजह से देखें तो हमारी कॉस्ट जो इक्विटी की होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो कॉस्ट सबसे कम किसकी होती है, डेट की, क्योंकि उस पर जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो फिक्स होती है और वो काफ़ी लो होती है। तो डेट कैपिटल कॉस्ट के व्यू पॉइंट से क्या है, हमारे लिए बेस्ट वन है। आफ्टर डेट रिस्क की बात करें तो डेट कैपिटल रिस्क के व्यू पॉइंट से हमारे लिए अच्छी नहीं होती। रिस्क से मतलब होता है कि हमें हमारे ऊपर बर्डन कितना डाल दिए। अगर हम बात करें तो फर्म के व्यू पॉइंट से रिस्क कितना है, क्योंकि डेट के ऊपर आपको क्या करनी पड़ती है, फिक्स टाइम पेमेंट्स करनी पड़ती है, और अगर आपने एक भी टाइम पेमेंट्स नहीं की तो आपकी रेपुटेशन मार्केट में क्या हो जाती है, काफ़ी डाउन चली जाती है। तो उस व्यू पॉइंट से डेट कैपिटल आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी शेयर्स वगैरह इशू करने में लगती है, जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की कॉस्ट हो गई, अंडरराइटर्स को कमीशन वगैरह देने की कॉस्ट हो गई। तो ये सब कुछ क्या होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो शेयर्स के केस में काफ़ी हाई रहती है। तो डेट कैपिटल आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहती है। कैश फ्लो पोजीशन की बात करें, अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, मतलब वो सफिशिएंट कैश अर्न कर रही है, तो उस टाइम पे आपके लिए डेट कैपिटल बेटर वन है, क्योंकि डेट कैपिटल की पेमेंट करने के लिए आपको फिक्स टाइम पीरियड्स पे कैश की रिक्वायरमेंट होती है और वो आपकी फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो आपके लिए डेट कैपिटल का यूज़ करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि उसकी पेमेंट्स के टाइम जब पेमेंट्स ड्यू होती है, तो अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है तो आपको आउटसाइडर से कहीं ना कहीं कैश लेना पड़ेगा, तो उसका और इंटरेस्ट का आपके ऊपर बर्डन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स क्या होती हैं, जो हमारी ऐसी कॉस्ट जो फिक्स रहती हैं, चाहे प्रोडक्शन का लेवल कितना ही रखे, जैसे रेंट, उसके बाद हमारा रेंट वगैरह होता है, सैलरी वगैरह होती है, तो ये फिक्स्ड रहती है, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह। तो अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट्स पहले ही काफ़ी हाई हैं, तो देखो फिक्स्ड बर्डन आपको वो पे करना ही करना पड़ेगा। तो आप डेट कैपिटल का यूज़ वहाँ पे मत करो, क्योंकि डेट से तो और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी बढ़ जाएंगी। तो वहाँ पे आपके लिए डेट कैपिटल का यूज़ करना बेटर नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये वाली फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, मतलब आपके ऊपर फिक्स्ड बर्डन तो बहुत कम है, तो आप एक एडिशनल बर्डन ले सकते हो, तो वहाँ पे आप डेट कैपिटल का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि डेट कैपिटल आपकी क्या होती है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट्स को लेके आती है, जो इंटरेस्ट वगैरह की होती है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो सब कुछ। उसके बाद दिया हुआ है कंट्रोल कंसिडरेशन। तो कंट्रोल कंसिडरेशन भी इफेक्ट करता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स। जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उतने ज़्यादा वो क्या करेंगे, वोट्स वगैरह देंगे, तो उतना ज़्यादा जो कंट्रोल है वो मैनिपुलेट होगा, अलग अलग लोगों के हाथों में जाएगा, जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे। तो अगर आप अपने कंट्रोल को क्या करना चाहते हो, अपने हैंड्स में रखना चाहते हो, कंट्रोल को आप मतलब ज़्यादा नहीं फैलाना चाहते, तो आप क्या करो, डेट कैपिटल का यूज़ करो, क्योंकि डिबेंचर्स के पास और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स नहीं होते। उसके बाद है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की स्टेट भी आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर बुलिश टाइम पीरियड है, बुलिश टाइम पीरियड एक ऐसा होता है जिस टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करना पसंद करते हैं, तो वो इक्विटी शेयर्स में उस टाइम पे जो रिस्क है होता है इक्विटी का, वो भी लेने को तैयार होते हैं, तो वो इक्विटी शेयर्स में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार रहते हैं। तो उस टाइम पीरियड पे आप इक्विटी के थ्रू कैपिटल काफ़ी इजीली रेज कर सकते हो। लेकिन अगर बियरिश टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, लोग रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, मतलब मार्केट में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स अच्छे वाली अवेलेबल उन्हें नहीं होती, तो वो उस टाइम पे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहाँ से एटलीस्ट उन्हें फिक्स्ड इनकम तो मिलती रहे। तो वो कहाँ से मिलती है, डेट से। तो उस टाइम की मार्केट सिचुएशन में आप डेट कैपिटल का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड। तो डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है कि आपने अब जो अर्न किया है उसका कितना पार्ट आप
डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो और कितना पार्ट आपको अपने पास रखना चाहिए, उससे रिलेटेड है। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी अर्निंग। ऑब्वियस ही बात है, आप प्रॉफिट्स अर्न करोगे तभी आप डिविडेंड पे करोगे, ऐसे तो नहीं करोगे। तो आपकी अर्निंग्स भी अफेक्ट करती हैं। अगर अर्निंग्स का लेवल आपका रेज हो रहा है तो आप हाई डिविडेंड पे करते हो, अदरवाइज आप डिविडेंड कम पे करते हो। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, मतलब हर ईयर प्रॉफिट्स सेम अमाउंट का ऑलमोस्ट कमा रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आपका डिविडेंड जो पे करोगे आप वो भी स्टेबल रहेगा, मतलब उसमें भी काफ़ी कम ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। कुछ कंपनीज की, मतलब ज़्यादातर कंपनीज क्या रखती है, डिविडेंड को स्टेबल रखती हैं। ऐसा नहीं कि एक साल तो डिविडेंड बहुत सारा पे कर दिया फिर आगे 3-4 सालों तक पे ही नहीं किया। वो चीज़ रिस्की बहुत हो जाती है, क्योंकि आपकी कंपनी के एस्टिमेट्स लगाना काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पसंद करते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्रॉफिट्स में चेंजेस जो हो रहे हैं वो आपके डिविडेंड को अफेक्ट ना करें। उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो इट मीन्स आपको फंड्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी ग्रोथ करने के लिए। तो उस टाइम पे जो कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड कम ही पे करती हैं, ज़्यादातर प्रॉफिट्स को रिटेन करके रख लेती है फ्यूचर के लिए। कैश फ्लो पोजीशन। आपने अगर एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो आपको कैश में पे करना ही करना होता है। और अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो कंपनीज कम ही डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, और अगर कंपनीज की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो वो हाई लेवल ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। उसके बाद है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं जनरली। एक तो वो जो रेगुलर पेमेंट चाहते हैं कि हाँ रेगुलर इनकम मिलती रहे हमें, बहुत है। और एक वो होते हैं जो रेगुलर पेमेंट्स को इतना ध्यान में नहीं रखते, वो कैपिटल गेन के लिए थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। कैपिटल गेन से हमारा मतलब होता है कि किसी एक प्राइस पे शेयर को खरीद लेना और कुछ टाइम के बाद उससे हाई प्राइसेस पे शेयर को बेचना, ताकि जैसे मतलब मैंने 100 रुपये का एक शेयर खरीदा और मेरा मेन मोटिव ये है कि जैसे ही प्राइस राइज हो, 120 हो जाए, 140 हो जाए, 150 हो जाए, मैं उसको सेल करके और वो कर लूँ। जो डिफरेंस है यहाँ पे वो कैपिटल गेन होता है। अगर आपके शेयर होल्डर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करो तो वहाँ पे आपके लिए डिविडेंड डिक्लेयर करना क्या रहता है, बेस्ट ऑप्शन रहता है। आप स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी वहाँ पे यूज़ करो। लेकिन अगर आपके शेयर होल्डर्स ऐसे हैं कि वो कैपिटल गेन को ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए कौन सा बेस्ट रहता है कि आप डिविडेंड इतने ना भी डिक्लेयर करो तो भी चल जाएगा। उसके बाद है टैक्सेशन पॉलिसी। इंडिया में जो इंडियन कंपनीज में डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, क्योंकि उस डिविडेंड के ऊपर इंडिविजुअल को, शेयर होल्डर को टैक्स नहीं देना होता। कंपनीज पहले से ही टैक्स पे कर देती है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो अगर टैक्स की रेट हाई है तो कंपनीज कम ही डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा करेगी तो टैक्स भी ज़्यादा बनता है। उसके बाद है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अगर वो जितना ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो स्टॉक मार्केट में उसके जो शेयर्स है उसका प्राइस उतना ज़्यादा हाई होता है। तो आपको अपना जो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है उसको स्टॉक मार्केट रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही फ्रेम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आपके शेयर के प्राइसेस बहुत कम भी जा सकते हैं। आफ्टर दैट एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है कि अगर आपको कभी भी नेसेसिटी होती है फंड्स की और वो फंड्स इजीली आपको मिल जाते हैं कहीं से भी, मतलब लोन्स के थ्रू और शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स के थ्रू, तो आप हाई डिविडेंड पॉलिसी अपना सकते हो कि आप अपने प्रॉफिट्स को डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपको जब रिक्वायरमेंट होगी तो आपको मिल जाएंगे फंड्स। लेकिन अगर आपकी एक्सेस कैपिटल मार्केट में अच्छी नहीं है तो आपको अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको अपने पास रिटेन करके रखना चाहिए कि आपको जब भी नेसेसिटी हो फंड्स की तो आप वहाँ से यूज़ कर सको। आफ्टर डेट लीगल कंस्ट्रेंट्स। लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसने क्या की हुई है, काफ़ी ज़्यादा लीगल कंस्ट्रेंट्स आपके ऊपर लगाए हुए हैं कि आप डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करोगे, कौन से प्रॉफिट्स में से डिक्लेयर कर सकते हो, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले क्या क्या आपको कंडीशंस फुलफिल करनी है, कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, कितना परसेंटेज डिविडेंड का रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आप सब को डिविडेंड की पॉलिसी के लिए वो भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, जो हमारी कंस्ट्रेंट्स वगैरह सेबी द्वारा इम्पोज की गई है कंपनीज लॉ के द्वारा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि बहुत बार हमारे जो डेट
जो कैपिटल हम यूज़ करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स हो गए या जिनसे हम लोन वगैरह लेते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, हमारे ऊपर बहुत बार कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, मतलब एक बाधा लगा देते हैं कि आपको क्या करनी है, इससे हाई रेट ऑफ डिविडेंड आप पे नहीं कर सकते, या इतनी अमाउंट से ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं कर सकते, या पहले हमें इतना सब कुछ रीपे करना, आफ्टर डेट ही आप डिविडेंड पे कर सकते हो। तो वो भी आपकी डिविडेंड पॉलिसी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। Okay student, this was all about today's class. In next class we will discuss the next topic, that is financial planning. Okay students, thank you.